Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी मैं। मंडे से हमारी क्लासेस 6 o'clock पे आपको मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की, और उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएंगी मेंस की। तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कंडक्ट करवाती है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर नीति आयोग। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, इसे एनएसओ करवाती है कंडक्ट। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पब्लिश किया है पीरियोडिक लेबर सर्वे को। इसके अंदर 12 मंथ का डाटा है, मतलब कि 4 क्वार्टर का डेटा है, जो कि शुरू होता है जुलाई 2019 के बीच में। जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 का डाटा है। इसके अंदर दिखाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर रही है, जब जीडीपी ग्रोथ है वो लो है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक एनुअल सर्वे है जो कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ये 2017 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इस अंदर एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं, और डेटा है वो वेरिएबल सोर्सेज का इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, टाइप्स क्या क्या हैं, और उनके शेयर कितने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो इससे पहले ये सर्वे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज के द्वारा किया जाता था, जो कि 5 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता था। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है गैनीमेड के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और जुपिटर के मून गैनीमेड के ऊपर पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स को मिले हैं एविडेंस किसके? वाटर वेपर के होने की। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स को मिल गए हैं यहाँ पे एविडेंस वाटर वेपर होने की। जुपिटर का जो मून है गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। इसके अंदर वाटर वेपर कब बना? जब सबमल्ट हुई मून के सरफेस के ऊपर, जब सबमल्ट हो गई, वो टर्न हुई सॉलिड से गैस के अंदर। और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नया और आर्चिवल डाटा सेट है नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप से, वहाँ से लिया गया है, और उसके ये पब्लिश कहाँ पे हुई है? ये डिस्कवरी ये मिली है नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल के अंदर पब्लिश की गई है 1998 के अंदर। हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसके अंदर यूज़ किया गया था इमेजिंग के अंदर, इमेजिंग की गई थी इसके अंदर, मतलब कि फ़ोटोग्राफ ली गई थी स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा। फर्स्ट अल्ट्रावायलेट इमेज ली गई थी गैनीमेड की, जिसके अंदर पता चला था कि कलरफुल रिबन्स हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक गैस भी है जिसे ऑरोरल बैंड्स बुलाया जाता है। और उसके बाद में इसने और भी एविडेंसेस दिए थे। गैनीमेड के वीक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताया था। और सिमिलरिटी क्या है इसके अंदर? जो यूवी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मतलब उनके द्वारा हमें पता चला गया कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी मौजूद है कहाँ पे? गैनीमेड के ऊपर, उसके एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि ह्यूमन की सांस लेने के लिए सही ऑक्सीजन नहीं है वो। साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है कि हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिले। फिर अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर नीति आयोग, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिला है। आरबीआई ने रिसेंटली डेटा शो किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में इंडिया के अंदर। इसके अंदर ग्रोथ रिकॉर्ड देखने को मिली है 30.19%। फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 के अंदर ख़त्म होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ताकि डिजिटल पेमेंट डाटा है उसको कंट्री के अंदर ऑब्जर्व किया जा सके। और 2018 को इसका बेस ईयर लिया गया है। आरबीआई के पास जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पेमेंट इनेबलर्स 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाइड साइड है वो फैक्टर्स हैं वो 15% लिए जाएंगे, पेमेंट परफॉर्मेंस है वो 45% देखी जाएगी, और कंज्यूमर सर्टेनिटी ये दी जाएगी 5%। फिर अगला क्वेश्चन है गरिमा ग्रह के बारे में। इसकी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसके रिगार्डिंग हमें बताना है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करवाता है सेफ शेल्टर विक्टिम्स, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम्स हैं उनको। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, फर्स्ट ओनली करेक्ट है, क्योंकि ये शेल्टर किसको प्रोवाइड करवाता है? जो हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करवाता है ना। सेंटर ने कहा है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि गरिमा गृह है वो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए
कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर हैं ए नारायण स्वामी, उन्होंने लोकसभा के अंदर इन्फॉर्म किया है कि 12 पायलट शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं। ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा सेफ और सिक्योर शेल्टर ट्रांसजेंडर पर्सन को। ये कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे? महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया है जो कि रिजर्व करेगा जॉब्स इसके लिए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए? हमारे ऑप्शन हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी, इट्स कर्नाटका। कर्नाटका है वो पहला स्टेट बन गया है जिस कंट्री के अंदर जो 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सभी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट के अंदर सबमिट की है और इन्फॉर्म किया है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया गया है कि कर्नाटका सिविल सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट रूल्स 1977 के अंदर अमेंडमेंट की गई है और इसके अंदर जो स्पेसिफिक 1% रिजर्वेशन मिला है, कहाँ से? जनरल कैटेगरी में भी और साथ ही साथ रिजर्व कैटेगरी में भी, दोनों कैटेगरी में ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर के रूप में रिजर्वेशन दिया गया है। जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा तो उसके अंदर अदर्स का कॉलम भी इंक्लूड किया जाएगा मेल और फीमेल के साथ में। इस नोटिफिकेशन के अंदर अंडरलाइन किया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ में सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट तो जॉब है वो मेल या फीमेल कैंडिडेट को दी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को वंदलिज्म के बारे में। हमारी पहले स्टेटमेंट है वंदलिज्म एक एसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन है और दूसरी स्टेटमेंट है वंदलिज्म एक एक्शन है जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? डिस्ट्रक्शन या डैमेज करना किसी भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी ओनली, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये एसेंशियल एक्शन नहीं है। चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है केरला गवर्नमेंट की द्वारा जो प्ली डाली गई थी क्रिमिनल केस जो अगेंस्ट था एक एमएलए के, उन्हें चार्ज किया गया था असेंबली के अंदर। रूलिंग केरला गवर्नमेंट है उसने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ कर ले क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट, जो उनका लीडर है उनके अगेंस्ट, जिन्होंने प्रॉपर्टी और डिस्ट्रप्शन किया था बजट स्पीच के दौरान स्टेट असेंबली फ्लोर के अंदर 2015 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, लीजेंडरी इंडियन प्लेयर नाडू नाटेकर ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले हैं, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इंडिया के लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर की रिसेंटली डेथ हो गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गए हैं। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीता था 1956 के अंदर और ये इसमें मिला था मेंस सिंगल टाइटल। ये कहाँ मिला था? सेलंगोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोलालमपुर के अंदर। ये पहला इंटरनेशनल टाइटल था जो किसी भी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर के द्वारा जीता गया था। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं इनके 15 साल के करियर के अंदर। पहले अर्जुन अवार्डी भी थे जिन्हें मिला था 1961 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सिटी है जो कि सेलेक्ट की गई है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर? तो हमारे ऑप्शन हैं सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, इंदौर। अगर इंदौर से कोई बिलोंग करता है तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है और कैसे कैसे आप साफ सफाई रखते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। इंदौर जो हमारी इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है, के लिए ऐसी सिटी बन गई है जिसे सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोजेक्ट है, ये काम करेगा, ये ऑपरेट करेगा 5 ईयर के पीरियड के अंदर, जिसके अंदर प्योरीफाई किया जाएगा एयर को। किसके साथ मिलकर, किसका कॉपरेशन हुआ इसके अंदर? इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रोजेक्ट के अंदर USAID भी काम कर रही है अपने पार्टनर्स के साथ में, लोकल कम्युनिटी के साथ में मिलकर, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए लोकल में जो एरिया के अंदर जो पोल्यूशन के सोर्सेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, एक्सेलरेट किया जाएगा और साथ ही साथ स्केल अप किया जाएगा कि उनके सॉल्यूशन कैसे किया जा सके, क्लीनर और हेल्थियर एयर कैसे बनाई जा सके। क्लीन एयर कैटलिस्ट है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट USAID बुलाते हैं। ये ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एनवायरमेंटल डिफेंस फंड कॉम्बैट करते हैं और लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर एक्सेलरेट करेंगी वो क्लीन एयर सॉल्यूशंस को। इंडिया की टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनके अंदर आप जा भी सकते हैं? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चंद्रपुर और खारगोन। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका फेज़ 2, उसके बारे में बताना है। फेज़ 2
स्वच्छ भारत मिशन है उसका एम है अचीव करना ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गोल को। ये लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था और इसका फोकस कहाँ कहाँ है, ODF सस्टेनेबिलिटी, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और एम है इसका विलेज की कॉम्प्रिहेंसिव क्लीननेस की जा सके। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने रिलीज की है ODF प्लस मैन्यूल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 न्यू दिल्ली के अंदर। इस मैन्यूल के अंदर की कंपोनेंट बताए गए हैं ODF के, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने डेवलप किया है मैन्यूल ताकि सपोर्ट किया जा सके स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट, रूरल लोकल बॉडीज़ को, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स को। फिर अगला क्वेश्चन है लैंडस्केप गार्डन CTO बर्ले मार्क्स, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया है। हमें बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री के अंदर है, रशिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी। हमारा आंसर होगा बी, ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड है ये। CTO बर्ले मार्क्स साइट, ये लैंडस्केप गार्डन है ब्राजीलियन सिटी रियो डी जेनेरियो के अंदर, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और ये गार्डन है, इसके मेन फीचर क्या क्या है, इसके अंदर 3500 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं प्लांट की, नेटिव हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो की, जिन्हें कंसिडर किया गया है लेबोरेटरी फिर बोटनिकल एंड लैंडस्केप एक्सपेरिमेंटेशन। ये साइट है, इसका नाम दिया गया है बर्ले मार्क्स के ऊपर, जो कि इस लैंडस्केप के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पार्क और गार्डन को डिज़ाइन किया था और इसे वर्ल्ड फेमस बना दिया गया था। CTO बर्ले मार्क्स, ये इनका होम था 1985 तक। तो हमारे देश के अंदर एक और साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर दर्जा दे दिया गया है, तो इसके साथ में आप बता सकते हैं कि अब टोटल नंबर कितना है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टीम है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर डिसाइड किया है कि यूनिटार्स को पहनेंगी। ये मूव डिज़ाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए फ्री चॉइस और इनकरेज करने के लिए वुमेन, ताकि वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए जैसी भी ड्रेस चाहें पहन सकती हैं। वही हमारे ऑप्शन हैं UK, USA, जर्मनी, फ्रांस। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, जर्मनी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली जिमनास्ट की ड्रेस ऐसी होती हैं और इन्होंने ऐसी वेयर की है, मतलब कि ये इनकी बॉडी को पूरी तरह से कवर करती हैं। नॉर्मली आपने देखा भी होगा वुमेन को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी आपने सुनी भी होंगी ऐसी स्टोरीज़ कि सिलेक्शन पाने के लिए कभी कुछ ऐसी घटिया हरकतें की जाती हैं, तो उसी के बारे में है ये। और उसके लिए अपनी फ्री चॉइस देने के लिए वुमेन्स को इन्होंने इस फैसले को लिया कि वो ये ड्रेस पहनेंगी और उसे इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला। फिर ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये पब्लिश की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है हमें बताना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।